तस्वुर कीजिए एक ऐसी रात जहां भोपाल के साफिया कॉलेज के बाहर हजारों की भीड़ बेकरारी से खड़ी है। हाँ, और माहौल में बेपनाह जोश और थोड़ा सा तनाव भी है। बिल्कुल, हिंदुस्तान की फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा नगमा निगार और शायर वहां आने वाला है। लेकिन बिल्कुल उसी वक्त जिन मुंतजमीन ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इस मुशायरे पर लगा दी है, वो अपने ही प्रोग्राम में लोगों की नजरों से छुपे हुए हैं। वाकई, और उन्हें शदीद डर है कि किसी भी वक्त हंगामा शुरू हो सकता है। यानी हजारों लोग गेट तोड़ सकते हैं और उनका सारा सरमाया और इज्जत कुछ ही लम्हों में खाक में मिल सकती है। अच्छा, ये किसी सस्पेंस फिल्म का आगाज नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता सदी के भोपाल की एक बिल्कुल सच्ची और दास्तानी हकीकत है। सही। तो चलिए इस तहकीकी जायजे में इस पूरे मंजरनामे को तफसील से समझते हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ तारीख की एक धुंधली याद को दोहराना नहीं है, बल्कि ये खोजना है कि उस जमाने में सरमायाकारी, भीड़ की नफ्सियात और दोस्ती के रिश्ते आपस में कैसे गुंदे हुए थे। बिल्कुल, और ये सब हवाले हम हवा में से नहीं दे रहे। आज जिन जराए और नोट्स को हम खंगाल रहे हैं, वो असल में अजीम सहाफ़ी इश्तियाक आरिफ साहब की सवाने हयात हैं। हाँ, इश्तियाक आरिफ साहब। जी, जो नदीम और अफकार जैसे मशहूर अखबारात के एडिटर भी रहे हैं। उनकी तहरीर हमें गुज़िश्ता दौर के उस अदबी उरूज में ले जाती है, जहां महफिलें सिर्फ शौक नहीं होती थीं, उनके पीछे एक अलग ही जुनून होता था। तो शुरुआत इस कहानी के माली तनाजुर से करते हैं, क्योंकि इसी में इस पूरे वाक़े की बुनियाद छुपी है। इश्तियाक आरिफ साहब ने अपनी किताब में वजाहत की है कि उस दौर में भोपाल में टिकट वाले मुशायरे हुआ करते थे। हाँ, और ये पॉइंट बड़ा अहम है। मतलब आज के ज़माने में जब हम टिकट खरीदने का सोचते हैं, तो जहन में सीधा प्रीमियम म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स का तस्वुर आता है, जहां इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज और बड़े स्पॉन्सर करोड़ों रुपए लगाते हैं। लेकिन उस वक्त क्या हिसाब था? उस वक्त अदबी महफिलों का माली ढांचा बिल्कुल मुख्तलिफ और बेहद खतरनाक था। मैं यहाँ इस बात पर उलझ रहा हूँ। अगर ये अदब की सच्ची खिदमत थी और ये लोग इतने ही जोशीले थे, तो लोगों से चंदा क्यों नहीं लिया जाता था? सही सवाल है। यानी टिकट फरोख्त करके धंधे जैसा मॉडल क्यों बनाया गया, जबकि उनका मकसद मुनाफा कमाना था ही नहीं? देखें, ये तनाजुर उस वक्त की समाजी नफ्सियात को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अवाम में उस वक्त इत्माद का एक शदीद बहरान चल रहा था। अच्छा। मांगने निकलता तो लोगों को फौरन शक होता कि ये रकम अदब पर नहीं, बल्कि मुंतजमीन के जाती मफाद या उनके अपने घर के खर्चों में चली जाएगी। ओह, मतलब ट्रस्ट इशू था। बिल्कुल। आवाम पैसा देने को तैयार थी, मगर उन्हें एक वाज़ेह गारंटी चाहिए थी। इसलिए ऑर्गेनाइजर्स ने चंदा मांगने के बजाय टिकट का निजाम मुतारिफ करवाया। ये एक शफाफ तरीका था। आप टिकट खरीदें और बदले में हिंदुस्तान के सबसे अजीम शायरों को सामने बैठकर सुने। लेकिन इस निज़ाम में मुंतज़मीन का अपना बेपनाह माली नुकसान भी तो छुपा है ना? आप तसव्वुर करें, आजकल किसी बड़ी महफिल को मुनक्किद करने के लिए कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स होते हैं, बैंक अकाउंट्स में इवेंट इंश्योरेंस होती है। सही कह रहे हैं। वहां तो मुदब्बिर अपनी ही जेब से सारा पैसा लगा रहे थे। अगर टिकट नहीं बिके तो क्या वो लोग रातों रात तबाह नहीं हो जाते? बिल्कुल तबाह हो जाते। और यही उस जमाने के अदबी जुनून का असली रंग था। ज्यादातर रिस्क मुंतजमीन का जाती होता था। बाप रे। वो रात दिन मेहनत करते, शहर शहर दावतनामे भेजते, दीवारों पर इश्तिहार लगवाते। अगर महीनों की मेहनत और मुशायरे की रात के बाद सारे खर्च निकालकर कुछ चंद रुपए बच जाते, तो वो आपस में बांटकर इंतहाई खुश होते थे। वाह। लेकिन ज्यादातर वक्त उन्हें अपनी जेब से नुकसान उठाना पड़ता था। ये एक ऐसी सरमायाकारी थी जिसमें मुनाफे का इम्कान कम और जाती तबाही का खतरा ज्यादा था। एक तरह का पागलपनी है। लोग आजकल स्टॉक मार्केट में रिस्क लेते हैं ताकि डबल कमा सकें, और ये लोग अपनी जमा पूंजी इसलिए दांव पर लगा रहे थे ताकि 2 घड़ी बैठकर बेहतरीन गजल सुन सकें। हाँ, और वाकई ये उनकी अदब से सच्ची मोहब्बत थी। खैर, इस कहानी में जो सबसे बड़ा पहाड़ इन ऑर्गेनाइजर्स के सामने आकर खड़ा हुआ, वो थे शकील बदायूनी। जी बिल्कुल। उनका उस वक्त का रुतबा अगर बयान किया जाए तो बरसगीर के तकरीबन हर घर में उनके लिखे हुए गीत गुनगुनाए जाते थे। वो फिल्मी दुनिया के आसमान का सबसे रोशन सितारा थे। असल में वो एक लिविंग लेजेंड थे। हाँ, और वो आज तक भोपाल के किसी मुशायरे में नहीं आए थे। उन्हें बुलाने के लिए हजारों रुपए दरकार थे, और यही मुदब्बिर के लिए सबसे बड़ा मसला था। और यही वो मसला था जो नामुमकिन मालूम होता था। जब उन्होंने शकील साहब को बुलाने का इरादा किया,
तो उनके पास वसाइल ना होने के बराबर थे। पैसे से तो वो किसी सूरत उन्हें आमादा नहीं कर सकते थे। तो आखिर एक मसरूफ फिल्मी शख्सियत को एक कॉलेज के प्रोग्राम के लिए कैसे मनाया गया? क्या सिर्फ पैसा काफी था या उन्होंने कोई स्पॉन्सर ढूंढ लिया था? यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पैसा नहीं बल्कि पुराने रिश्ते काम आए। इश्तियाक आरिफ की तहरीर बताती है कि अख्तर सईद खान साहब के एक करीबी रिश्तेदार थे जिन्हें वहाँ की अदाबी दुनिया में इंतहाई एहतराम से यूसुफ भाई कहा जाता था। रुकिए, मैं यहाँ इस कड़ी को जरा समझना चाहता हूँ। एक भोपाल की मकामी शख्सियत और बम्बई की इंतहाई मसरूफ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे नगमा निगार के दरमियान ये अचानक लिंक कहाँ से निकल आया? मैं बताती हूँ। यूसुफ भाई और शकील बदायनी दरअसल दिल्ली में अपनी तालिब इल्मी के जमाने में क्लास फेलो रहे थे। अच्छा। और बात सिर्फ क्लास में साथ बैठने तक महदूद नहीं थी, वो हॉस्टल में एक ही कमरे के मुकीम थे, रूममेट्स थे। ओह वाओ। ये दोस्ती तब की थी जब इन दोनों के पास न पैसा था न शोहरत। ये रिश्ते की एक निहायत खालिस बुनियाद थी। सही। लेकिन मैं इस बात को जरा हकीकत के तराजू में तोलना चाहता हूँ। देखिए, रूममेट्स का रिश्ता गहरा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इंसान जब शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचता है तो पुरानी दोस्तियां अक्सर वक्त के साथ धुंधली पड़ जाती हैं। हाँ, आम तौर पर तो ऐसा ही होता है। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का इतना मसरूफ फनकार, जिसके आगे पीछे प्रोड्यूसर्स लाइन लगाते हों, वो अपने लाखों रुपए के मुआहदे छोड़कर एक छोटे से कॉलेज के मुशायरे के लिए सिर्फ इसलिए आने पर राजी हो जाएगा क्योंकि 20-25 साल पहले कोई उनका रूममेट था। ये जरा मंतिक से हटकर लगता है। जाहिरी तौर पर मंतिक यही कहती है कि उन्हें इनकार कर देना चाहिए था, मगर शकील बदायूनी की फितरत इस आम सोच से बालातर थी। जब मुंतजिमीन की गुजारिश पर यूसुफ भाई ने बॉम्बे खत लिखा तो उसमें सफर के खर्च के अलावा 2000 रुपए नजराना पेश करने की हिम्मत की गई। उस वक्त 2000 रुपए एक बेहद बड़ी रकम हुआ करती थी। बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन वहां से शकील साहब ने जो खत में जवाब दिया, उसने इस सारे मंतकी हिसाब किताब को रद्द कर दिया। ऐसा क्या लिखा था उन्होंने उस जवाब में? उन्होंने बॉम्बे से जवाब दिया कि पैसे और नजराने की बात बिल्कुल छोड़ दें। वो लिखते हैं कि वो सिर्फ अपने पुराने दोस्त यूसुफ भाई से तजदीद मुलाकात यानी दोस्ती ताज़ा करने और भोपाल के अदबी दोस्तों से मिलने के लिए किसी भी इतवार को आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कमाल है। उन्हें किसी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही नहीं थी। एक खत ने वो काम कर दिया जो शायद ऑर्गेनाइजर्स हजारों रुपए पेशगी देकर भी नहीं करवा सकते थे। ये ख्याल ही कितना पुरसकून है। एक तरफ आजकल का दौर देखें जहां फनकारों की तरफ से शराइत की लंबी लिस्ट होती है कि उन्हें रुकने के लिए कौन सा 5 स्टार होटल चाहिए, स्टेज पर लाइट्स कैसी होंगी, बिल्कुल, यहाँ तक कि पीने का पानी किस ब्रांड का होगा। हाँ, और दूसरी तरफ दोस्ती का एक वास्ता दिया गया और उन्होंने हथियार डाल दिए। लेकिन असली मसला शकील साहब के मानने पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि असल आजमाइश तो उसके बाद शुरू हुई। जी हाँ, यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। शकील साहब की हामी भरने के बाद नए दावतनामे छपे गए, पोस्टर्स पूरे शहर में लग गए, धूम मच गई, और हम सब जानते हैं ये मुशायरा सफिया कॉलेज में मुनक्किद होना था। और इश्तियाक आरिफ की सवाने हयात के मुताबिक सफिया कॉलेज के तुलबा का सालाना प्रोग्राम पूरे 1 हफ्ते तक चलता था। 1 हफ्ता? हाँ, और इस 1 हफ्ते के दौरान मुशायरा और कवि सम्मेलन ऐसी धूम मचाते थे कि पूरे हिंदुस्तान के सभी बड़े शहरों से कवि और शायर यहाँ आते थे। सफिया कॉलेज उस वक्त अदबी सरगर्मियों का मरकज था। लेकिन जहाँ एक तरफ इतना बड़ा अदबी मेला लगता था, वहीं सैफिया कॉलेज के तुलबा की मशहूरी एक और वजह से भी थी। वो अपने जोश, हंगामों और बेबाक धूम धड़ाके के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे। सही कह रहे हैं। ये वो नौजवान थे जो किसी भी वक्त माहौल को बदल सकते थे। मुझे बताइए, इन तुलबा से मुंतजमीन की नींदें उड़ने वाली क्या बात थी? आमतौर पर नौजवान आते हैं, शोर मचाते हैं और निकल जाते हैं। इसमें बैंक्रप्सी का डर कहाँ से आ गया? देखें, डर शोर मचाने का नहीं था। आप उस सीन को जहन में लाएं जहां हजारों लोग बाहर टिकट खरीदने के लिए खड़े हों और अचानक तुलबा का एक जज्बाती जत्था दरवाजे पर हंगामा कर दे। अच्छा। अगर वो जोश में आकर गेट तोड़ देते और मुफ्त अंदर दाखिल होने लगते या भगदड़ मच जाती तो बाहर खड़ी आवाम डरकर वहां से चली जाती, टिकट की फरोख्त वहीं रुक जाती, और अगर टिकट ना बिके तो इन ऑर्गेनाइजर्स का सारा जाती सरमाया डूब जाता। यानी उनकी तबाही तय थी? बिल्कुल तय थी। अब समझ आया।
मतलब ये सिर्फ माहौल को पुरअमन रखने का सवाल नहीं था, बल्कि पूरे मुशायरे की मालियात को बचाने का सवाल था। तो उन्होंने इस सैलाब को रोकने के लिए क्या रास्ता निकाला? इश्तियाक आरिफ की किताब में दो बेहद दिलचस्प हिकमत अमलियों का जिक्र मिलता है। पहली तो ये थी कि उन्होंने उन्हीं स्टूडेंट्स के लीडर्स गुफरान आजम और आरिफ अकील को पूरे प्रोग्राम की सिक्योरिटी और इंतजामात की जिम्मेदारी थोप दी। वेट, रियली? मैं इसे स्ट्रेटजी के बिल्कुल खिलाफ सोचता हूँ। अगर मुझे किसी ग्रुप से डर है कि वो आग लगा सकते हैं, तो मैं उन्हीं को आग बुझाने के आलात क्यों थमाऊंगा? ये तो तबाही को खुद दावत देने वाली बात है। आम नजर में ये गलती लगती है, लेकिन नफसियाती तौर पर यह बेहतरीन सियासी और इंतजामी हिकमत अमली है। जब आप किसी ऐसे ग्रोह को जो बगावत कर सकता हो उसे मुहाफिज बना देते हैं, तो आप उनके अंदर इज्जत और मलकियत का एहसास पैदा करते हैं। सही। गुफरान आजम और आरिफ अकील उस भीड़ के लीडर्स थे। जब उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई कि पूरे शहर में सैफिया कॉलेज का वकार उनके हाथ में है, तो उनका वही जोश हिफाजत में तब्दील हो गया। यहाँ तक कि गुफरान आजम ने इश्तियाक आरिफ साहब से खुद गुजारिश की कि वो मेन गेट पर खड़े रहें ताकि बाहर का कोई शरपसंद शख्स अंदर दाखिल ना हो। कमाल है। इख्तियार सच में इंसान का रवैया बदल देता है। लेकिन मैंने पढ़ा था कि उनकी दूसरी हिकमत अमली और भी चौंका देने वाली थी। हाँ, उन्होंने तय किया कि जैसे ही मुशायरा शुरू होगा, टिकट बेचने की तमाम खिड़कियां फौरन बंद कर दी जाएंगी और दाखला बिल्कुल मुफ्त कर दिया जाएगा। ये स्ट्रैटेजी तो किसी भी माली बिजनेस मॉडल के बिल्कुल उलट है। आप अपना ही मुनाफे का दरवाजा बंद कर रहे हैं। असल में ये फौरी नुकसान उठाकर एक मुकम्मल तबाही से बचने का नुस्खा था। देखिए, अगर प्रोग्राम शुरू होने के बाद भी लोग बाहर टिकट की लाइन में लगते रहते, तो जिन जोशीले लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो उस भीड़ में घुसकर दबाव बनाते। जैसे ही वक्त आया, दरवाजे खोल दिए गए। ताकि कोई क्लैश ही ना हो। बिल्कुल, जिसने प्रीमियम सीट लेनी थी वो टिकट ले चुका था। अब मकसद सिर्फ माहौल को पुरअमन रखना था। और इसी के तहत उन्होंने जिन लोगों को टिकट बेचने पर मामूर किया था, मकसूद, इरफान और अशरफ कादरी साहब, उनको हिदायत दी थी कि प्रोग्राम शुरू होते ही वहां से भाग जाएं और छुपे रहें, ताकि मुफ्त दाखिल होने वालों को कोई रुकावट न दिखे और कशीदगी ना हो। सही कहा आपने। उन सब पापड़ बेलने का नतीजा ये निकला कि उस रात का मुशायरा तारीखी रहा। शकील बदायूनी भोपाल आए, सैफिया कॉलेज के मुशायरे में शामिल हुए और पूरे अदब के साथ महफिल रात गए तक चलती रही। और उस सुनहरी महफिल के अगले दिन का जो मंजर इश्तियाक आरिफ साहब ने महफूज किया है, वो अदब के रिश्तों की गहराई को और भी खूबसूरती से वाज़ेह करता है। अगले दिन मशहूर शायर शिफा गियोल्व्योरी साहब के घर पर शकील बदायूनी को चाय पर बुलाया गया। वहां यूसुफ भाई भी मौजूद थे ना? जी हाँ, और वहाँ एक ऐसी तफसील मिलती है जो पढ़ने वाले को इस तहरीर की हकीकत पर यकीन दिलाती है। अल्लामा वजदी हुसैनी के ब्रादर निस्बती वहाँ मौजूद थे, जिन्हें गैंग्रीन की बीमारी थी और उनकी एक टांग काट दी गई थी। हाँ। जब हम पुरानी किताबें पढ़ते हैं तो सब कुछ बड़ा मसाली और परफेक्ट लगता है, लेकिन ऐसी छोटी, थोड़ी दुखदायक और महसूस तफसीलात हमें याद दिलाती हैं कि ये लोग कोई अफसानवी किरदार नहीं थे। हमारी और आपकी तरह आम इंसान थे जो बीमार भी होते थे और तकलीफ भी सहते थे। वाकई। और उस चाय की महफिल में दोस्ती का एक बेहद दिलचस्प टेस्ट भी हुआ। यूसुफ भाई ने वहां सबके सामने थोड़े मजाकिया अंदाज में शकील साहब को टोकते हुए कहा कि देखो शकील, ये इश्तियाक भाई को तो यकीन ही नहीं आता कि हम दोनों कभी क्लास फेलो भी रहे हैं। ओह, मतलब उन्होंने एक तरह से उनको स्पॉट पे डाल दिया। हाँ, लेकिन शकील बदायूनी का रद्द अमल उनके आला ज़र्फ की निशानी है। चाहते तो बात टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे वकार के साथ उस सवाल का जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने महफिल में सबके सामने वजाहत की कि यूसुफ भाई और मेरी दोस्ती का आलम ये था कि उन्होंने हमेशा मेरी हिमायत की और मेरा साथ दिया। उन्होंने अपने रिश्ते की गवाही दी। अगर हम इसे वसी तर पसे मंजर में देखें तो शोहरत के आसमान पर बैठकर जमीन पर मौजूद दोस्त को तस्लीम करना ही असल अजमत है। सही बात है। लेकिन कहानी का असल उरूज तब सामने आता है जब शकील बदायूनी वापस बॉम्बे जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे। पूरा वाकया खैरियत से निपट चुका था, मुशायरा कामयाब था, हजारों की टिकट बिक चुकी थी और शकील साहब को वो 2000 रुपए का नजराना पेश किया जा चुका था। बिल्कुल। यूसुफ भाई उन्हें रुखसत करने स्टेशन आए थे। फिर रुखसती के वक्त अचानक कुछ ऐसा होता है जो दिलों को झंझोर देता है। हाँ,
शकील साहब ने ट्रेन में सवार होने से ठीक पहले अपना हाथ जेब में डाला। उन्होंने उस नजराने के 2,000 रुपयों में से ठीक आधी रकम यानी पूरे 1,000 रुपए बाहर निकाले और उन्हें अपने हाथों से यूसुफ भाई की शेरवानी की जेब में रख दिया और फिर आगे बढ़कर उनकी पेशानी चूमकर वहां से रुखसत हो गए। भी नहीं थी तो उन्होंने पूरे के पूरे 2,000 रुपए वापस क्यों नहीं कर दिए? आधी रकम लेने और आधी रखने के पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? देखें, ये उनके मिजाज की वो गहराई है जिसे अल्फाज में ढालना मुश्किल है। अगर वो पूरे 2,000 रुपए वापस दे देते तो इसका मतलब ये निकलता कि उन्होंने दोस्तों की तरफ से दिए गए तोहफे और उनकी इज्जत अफजाई को ठुकरा दिया है। अच्छा, यानी वो एक इंसल्ट बन जाती। बिल्कुल। इससे यूसुफ भाई और मुशायरे के मुंतजिमीन की बेइज्जती महसूस होती। उन्होंने आधी रकम अपने पास रखकर उस अदबी जलसे की इज्जत रखी और आधी रकम दोस्त की जेब में डालकर ये तस्लीम किया कि उस नजराने पर सिर्फ उनका अकेले का हक नहीं है। बहुत खूब। उन्होंने बताया कि सच्ची दोस्ती में मोहब्बत हिस्सों में नहीं बांटी जाती, बल्कि जो मेरा है उस पे मेरे दोस्त का भी उतना ही हक है। तो इन सब बातों का आखिर क्या मतलब है? इन सारी बातों का अगर निचोड़ निकाला जाए तो ये समझ आता है कि उस वक्त भोपाल का वो सुनहरा दौर सिर्फ शायरी तक महदूद नहीं था। बिल्कुल नहीं। सफिया कॉलेज के एक हफ्ते तक चलने वाले प्रोग्राम में पूरे हिंदुस्तान के शायरों की धूम मची रहती थी। मुंतजिमीन अपनी जेब से रिस्क लेते थे, जोशीले स्टूडेंट्स के मसाइल थे, लेकिन इन सब रुकावटों के बावजूद जिस चीज ने इस अदबी तहजीब को बचाकर रखा वो एक सच्ची दोस्ती थी। सही। और इश्तियाक आरिफ साहब ने वाकई उन लम्हात को अपनी आप बीती में कलम बंद करके आने वाली नस्लों पर एक बड़ा एहसान किया है, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसी मिसालें वक्त के साथ नापैद हो जाएंगी। वाकई, अगर ऐसी तहकीकी और हकीकत पर मबनी कहानियां हमारे सुनने वालों में तजस्सुस और खुशी पैदा करती हैं, तो उनसे गुजारिश है कि हमारे सफर का हिस्सा बने। हाँ, और ऐसी मजीद गहरी और रोशन मालूमात के लिए आप हमको फॉलो करें। हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हाजिर हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हर बार एक ऐसी कहानी तराश कर लाएं जो सदियों पुरानी हो पर उसकी गूंज आज के दौर में महसूस की जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस तहकीकी जायजे को खत्म करने से पहले एक बिल्कुल नए जाविये पर गौर करने का वक्त है। हमने देखा कि कैसे उस जमाने में बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के मोहब्बत की बुनियाद पर बड़े बड़े काम हो जाते थे। आजकल तो ऐसा सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। जी, आज के दौर में हम देखते हैं कि आर्टकारों और फनकारों को बचाने के लिए बहुत सख्त कानूनी मुआहदे और आयरन क्लैड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं ताकि कोई उनका इस्तेहसाल ना कर सके, और ये जरूरी भी मालूम होता है। सही बात है। लेकिन जरा सोचें, जब हम फनकारों को उनकी आदाबी महफिलों, उनके दोस्तों के छोटे दावतनामों और इन बेलौस हकीकी रिश्तों से काटकर सिर्फ वकीलों और मफादात परस्त कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले कर देते हैं, तो फनकार का माली तहफ़्फ़ुज़ तो यकीनी तौर पर हो जाता है। हाँ, माली फायदा तो होता है। मगर क्या इस माली तहफ़्फ़ुज़ की कीमत हम उस कमज़ोरी, उस वल्नरेबिलिटी और उस दर्दमंद इंसानी तजुर्बे को ख़त्म करके चुका रहे हैं जो किसी भी सच्ची और अजीम शायरी को पैदा होने के लिए दरकार होती है? जब फनकार के इर्द गिर्द फौलादी दीवारें हों, तकलीफ और धोखा ना हो, बेलौस मोहब्बत ना हो, तो गज़ल को वजूद बख्शने वाली रूह कहाँ से आएगी? ये वाकई गौर व फिक्र करने का मुकाम है।